अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मुकम्मल ग्रामर कोर्स, वो भी सिर्फ 1 घंटे में। लेकिन शर्त क्या है कि आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। स्पॉटिंग द एरर क्या होते हैं, कैसे करते हैं, चले आए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर अडू। मैं आपको ये तस्वीर दिखाकर कहूँ कि आप ये सारी लिस्ट याद कर लें जो मैंने लिखी हुई है। ये प्लूरल हैं, ये सिंगुलर हैं, ये काउंटेबल हैं, ये अनकाउंटेबल हैं। तो एकदम से आप सोचेंगे कि इस वीडियो को बंद करें और किसी और तरफ चलते हैं, लेकिन ये मैंने अभी आपको गलत तरीका बताया है। मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान एक स्टोरी के अंदाज में कि किस तरह हम इन सारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल के चक्कर से बाहर आएंगे स्टोरी की शक्ल में। चले आए देखते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो हो सकता है जितने भी मेन पॉइंट्स मैं बताने जा रही हूँ उनमें से कुछ आप मिस कर जाएं। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल का सवाल पेपर में आता है और एमसीक्यूज की फॉर्म में आता है। स्टूडेंट्स बहुत परेशान होते हैं कि पता नहीं इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है। अभी हम देखते हैं कि कौन से ऐसे वर्ड हैं कहानी की फॉर्म में जिनके साथ हम हमेशा सिंगुलर यूज़ करते हैं और वो अनकाउंटेबल है, उनका प्लूरल नहीं होता। कहानी यूँ शुरू होती है, कई साल पहले की बात है। एक आदमी था, ये वाला आदमी। एक आदमी था जिसके बड़े बड़े बाल थे, वो बहुत ही शरारतें करता था, उसके पास ढेर सारे पैसे थे। पैसों को वो वेस्ट कर देता था, शराब पीता था, म्यूज़िक सुनता था, क्रॉकरी को जो है वो तोड़ दिया करता था। फिर अचानक क्या हुआ, वो कहीं और अकोमोडेशन उसने इख्तियार कर ली, कहीं और घर ले लिया और फिर अपना बोरिया बिस्तर लेकर वहाँ चला गया। किसी ने उसको नसीहत की और उसको बिजनेस का नॉलेज दिया। और उस आदमी ने, जिस आदमी ने इसको नसीहत की, उसने इसको कहा कि तुम्हें परमिशन है मेरे साथ मिलकर काम कर लो। उस बंदे ने इसको अपने साथ काम पर लगा लिया। समझ आ रही है? एक आदमी था जिसके बड़े बड़े बाल थे, शरारतें करता था, पैसे बहुत ज़्यादा थे, पैसे ज़ाया करता था, शराब पीता था, म्यूज़िक सुनता था, क्रॉकरी को तोड़ देता था। फिर वो कहीं और रहने चला गया, अकोमोडेशन कहीं और बना ली, बैगेज एंड लगेज अपना बोरिया बिस्तर भी ले गया। उसको किसी ने नसीहत की थी और उसको नॉलेज दिया था बिजनेस का और फिर उसको परमिशन दी कि मेरे साथ ही काम कर लो। कुछ महीनों के बाद खबर आई कि उसने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। यानी उसने जो क्या किया था, तरक्की कर ली, क्योंकि उसने स्टेशनरी का कारोबार स्टार्ट किया। साथ में वो बहुत सारे इक्विपमेंट भी बेचता था, दो चीज़ें बेचता था, स्टेशनरी और इक्विपमेंट। फिर क्या हुआ, कुछ सालों बाद उसके घर की सारी सीनरी बदल गई, फर्नीचर बदल गया, उसके पास ढेर सारी ज्वेलरी आ गई, वो खुश रहने लगा और खुशी में बहुत सारी पोइट्री भी सुनाने लगा। तो ये तो होगी बड़े मज़े की कहानी। इस कहानी से आपने सारे अनकाउंटेबल याद कर लिए। जो भी ये वर्ड्स अगर एग्जाम में आते हैं तो आपने इनके साथ जो है वो सिंगुलर का वर्ड यूज़ करना है, इज़ का वर्ड यूज़ करना है। कभी भी इनको प्लूरल यूज़ नहीं करना। अगर स्टोरी भूल जाए तो वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके दोबारा से कहानी को सुन लें और याद कर लें। हर चीज़ इतनी आसान तो नहीं होती, कुछ चीज़ों को समझना भी पड़ता है। देखिए, इन्फॉर्मेशन जो है वो कभी भी प्लूरल नहीं होती, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता। तो यहाँ पर आप इज़ लगाएंगे, इन्फॉर्मेशन इज़ मिसिंग। इसी तरह फर्नीचर हमने पीछे कहानी में पढ़ा तो उसने फर्नीचर भी ख़रीद लिया, ये किया वो किया। एडवाइस भी हमने पीछे पढ़ा, पोइट्री भी हमने पीछे पढ़ा। तो इन वर्ड्स के प्लूरल नहीं होते। इनको प्लूरल अगर बनाना बहुत ही ज़रूरी हो तो आप यूँ कर लें, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। एडवाइस की जमा बना लें पीसीज ऑफ एडवाइस, पोइट्री की जमा बना लें पीसीज ऑफ पोइट्री। इसी तरह वकेशन जो है, छुट्टियाँ, वो हमेशा सिंगुलर होती हैं। वकेशन इज़ ओवर। अगर आपने कहना हो तो मैनी वर्क नहीं होता, ये भी अनकाउंटेबल है। मच वर्क इज़ पेंडिंग, या आप यूँ कह लें पीसीज ऑफ वर्क। इसी तरह इनिंग्स, गैलोज, समन्स, ये भी हमारे सिंगुलर हैं। वेजेस ऑफ सिन इज अ हेल, ये हमारा एक आप कह लें प्रोवर्ब है। इसमें वेजेस जो है वो सिंगुलर के तौर पे यूज़ हुआ है और वेजेस को आप प्लूरल के तौर पे यूज़ करते हैं जब आप कहते हैं किसी को उसकी उजरत नहीं दी गई। वेजेस, वेजेस क्या होता है? मुआवजा, उजरत, मजदूरी। वेजेस आर नॉट गिवन, मजदूरी जो है वो नहीं दी गई। वो चीज़ जिसके साथ ऐसा लगा हो ज़रूरी नहीं है कि वो प्लूरल हो। मीजल्स एक बीमारी का नाम है, तो मीजल्स क्या होगा? मीजल जो है वो सिंगुलर है, मीजल्स इज है। इसी तरह माम्स इज है। तो जो भी बीमारियों के नाम है जिनके एंड पे एस है वो आपने सिंगुलर में ही देखनी है, क्योंकि ये एक बीमारी का एक नाम है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट्स की तरफ। जैसे देखें, ये फिजिक्स, क्या ये दो चीज़ें हैं? एक ही है। मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, एथलेटिक्स, ये सारे सिंगुलर हैं तो इनके आगे आप लगाएंगे फिजिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट, आर नहीं होगा। इसी तरह साउंड को देखकर हम जो है वो वाउल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप एमए को देखें
तो एम ए में साउंड जो है वो ए का साउंड आ रहा है, एम ए। दोबारा से सोचें ज़रा, एम ए ए का साउंड है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एन लगाया है। इसी तरह कांग्रेचुलेशन नहीं होता, हमेशा कांग्रेचुलेशंस होता है, तो ये भी आपने कॉमन मिस्टेक है। द मैन इज़ मॉर्टल, द मैन इज़ मॉर्टल नहीं होता, मैन के साथ हम आर्टिकल नहीं लगाते। आप पूरी दुनिया के इंसान की बात कर रहे हैं तो आप लगाएंगे मैन इज़ मॉर्टल। कैटल, कैटल आर होते हैं, एक ये मिस्टेक होती है। पुलिस के साथ हम इज़ लगा देते हैं, पुलिस इज़ कमिंग, पुलिस आर कमिंग। पुलिस जो है वो हमारी प्लूरल होती है, क्योंकि पुलिस में ज़्यादा सारे लोग होते हैं ना, इस तरह रटे से ना याद करें। ये देखें कि पुलिस जब भी आती है तो 2-3 लोग ही आते हैं, इसलिए पुलिस आर कमिंग। पोल्ट्री, मुर्गियाँ जो पाली जाती हैं, पोल्ट्री आर। पीपल भी ज़्यादा सारे होते हैं, आर। जेंट्री, अशराफिया आर। तो ये सारे जो हैं वो प्लूरल के तौर पर यूज़ होते हैं। कॉमन मिस्टेक देखते हैं, ये मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले इसको देखें। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स वर रनिंग। तो क्या है कि आपने टीचर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, और वो क्या होगा, वो वाज होगा। सही क्या है, ये आपका रॉन्ग है और ये आपका करेक्ट है। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट वाज रनिंग, टीचर के हिसाब से हमने यहाँ पर वाज लगाया है। अब क्या है, अब ये देखें कि जहाँ भी अगर आपको जुमले में एज वेल एज नज़र आए, जैसा कि यहाँ पर भी है, अगर जुमले के अंदर अलोंग विद हो, टुगेदर विद हो, इंक्लूडिंग या एक्सक्लूडिंग हो, तो ऐसे जुमलों में आप जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। यानी जैसे टीचर पे, यानी ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है। कौन से वर्ड हैं, एज वेल एज, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग। तो ये आपने पॉइंट अपने माइंड में बिठा लेना है। अब हम आ जाते हैं, जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो जो नेटिव हैं, जो अंग्रेज़ हैं, जो गोरे हैं, वो किस तरह बताते हैं। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो अखलाकी तौर पर यही बनता है कि अपना नाम हमेशा एंड पर लें। ये नहीं कहें कि ये मैंने ही किया है, सारा करने वाला मैं ही हूँ, मैं ही बहुत कुछ हूँ, मैं ही सब करता करता हूँ। सबसे पहले आप बोलेंगे यू, ही, और एंड पे अपना नाम कहें। यू, ही एंड आई सेव्ड हिज लाइफ, हमने उसकी ज़िंदगी बचाई। तरतीब क्या होगी, 2 3 1, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अपना नाम एंड पर लें। और अगर आपसे कोई गलती, कोई बुरा काम हो गया है, तो फिर उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना मान लें कि मुझसे गलती हुई है। क्या है, गलती मुझसे हुई है, पहले अपना नाम लें, फिर थर्ड पर्सन लगाएं और फिर एंड पर यू लगा दें। तो इसमें तरतीब आपकी होगी 1 3 2, यानी फर्स्ट पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो तुम फेल हो जाओ। जब हम ऐसे कहते हैं ना, कहीं ऐसा ना हो, तो वहाँ पे हम लेस्ट का वर्ड यूज़ करते हैं। मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाओ, तो जहाँ पर आपको लेस्ट का वर्ड नज़र आएगा वहाँ पे आपने उसके साथ में शुड का वर्ड यूज़ करना है, लेस्ट, शुड। इसी तरह बाज़ दफ़ा हम कहते हैं जितनी मेहनत करोगे उतनी कामयाबी मिलेगी, जितना ज़्यादा कहोगे उतने मोटे हो जाओगे। ये जो कंपैरिजन हम करते हैं जितना और उतना में, ये हम 2 डिग्रियों को कंपेयर करते हैं, सेकंड डिग्री, लेकिन इसके साथ में हम ये आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं, THV का। तो क्या है, 2 डिग्रियां जब आप कंपेयर करते हैं तो इसका मतलब होता है जितना और उतना, यानी जितना तुम ऊपर जाओगे उतना ठंडक बढ़ती जाएगी। द नियरर द चर्च, द फार्दर द गॉड। जितना चर्च नज़दीक होता है उतना ही भगवान, खुदा दूर होता है। तो यानी जितना और उतना के सेंस में हम 2 डिग्रियां लगाते हैं। आप ये बात याद रखें, कभी भी सेकंड डिग्री के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं होता, लेकिन ये एक ख़ास सूरत हाल है जिसमें हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 10 डजन, यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया, 500 क्यों नहीं लगाया, और यहाँ पे अगर 2 मिलियंस क्यों नहीं किया, 4 पेयर्स क्यों नहीं किया। जब कभी भी हम इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम एस का इस्तेमाल नहीं करते। जैसे आपको मैं मिसाल दूँ, हिंदी उर्दू में हम कहते हैं मेरे पास 5,000 रुपये हैं, 5,000 रुपये कहते हैं ना। कभी आपने ये कहा मेरे पास 5,000 रुपये हैं, ऐसे नहीं बोलते ना हम कहते हैं 5,000 रुपये हैं। तो यहाँ पर भी आपने यानी 500 की जगह पे 500 नहीं लगाना, 500, 5,000, 2 मिलियन, 4 मिलियन। इसीलिए हम जो है यहाँ पर एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यहाँ पर आप जो है 500 होगा, 4 मिलियन होगा, 4 पेयर होगा। यहाँ पर आप एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि आपने आगे जो है ऑरेंजेस लगा दिया, रुपीज़ है, एस का इस्तेमाल हमने आगे कर दिया है।
इसी तरह लास्ट न्यूज़ नहीं होता बल्कि वर्ड होता है लेटेस्ट न्यूज़। तो ये भी एक मिस्टेक होती है जो आपने याद रखनी है। मोर वाइज, ज़्यादा अक्लमंद, मोर बिगर, ज़्यादा बड़ा। जब आपने इंग्लिश में आपको ऑलरेडी ये डिग्री दे दी है, बिग, बिगर, बिगेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, तो फिर आपको अपनी इसमें इतनी जहानत दिखाने की क्या ज़रूरत है कि खुद से ही नई डिग्रियां बनाते रहें। आपके पास ये हैं। ज़्यादा ज़हीन कहना है तो इसको इस्तेमाल करें, ज़्यादा बड़ा कहना है तो इसको यूज़ करें। ये वाली गलत तरीके से जो है वो ये काम मत करें। अच्छा जी, शी इज़ वाइजर देन मी, यहाँ पर आप मी नहीं लगाएंगे, यहाँ पर आप आई का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आप शी और आई को कंपेयर कर रहे हैं। ही इज़ टॉलर देन मी, तो यहाँ पर मी नहीं आएगा, यहाँ पर आई आएगा क्योंकि आप ही और आई को कंपेयर कर रहे हैं। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, तो आई के साथ आप एम लगाएंगे। इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। इट्स वी हु आर टू ब्लेम, ये हम हैं जिसे इल्ज़ाम दिया जाए। तो हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है कि आप अगर वी है तो आर लगाएंगे, अगर आई है तो एम लगाएंगे। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है। नाउ कम्स कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा हो, जैसे ज्यूरी, पब्लिक, कमेटी, ऑडियंस। ये सारे वर्ड जो हैं ये ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ज्यूरी में भी 5-7 लोग होंगे, पब्लिक में तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, कमेटी में भी ढेरों लोग हैं, ऑडियंस में भी, कॉन्ग्रीगेशन में भी, टीम में भी। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो कलेक्टिव नाउन हैं और इनको हम एज अ सिंगुलर यूज़ करते हैं, जैसे ज्यूरी इज़, पब्लिक इज़, कमेटी इज़। लेकिन कभी कभी हम ज्यूरी के साथ वर का वर्ड भी लगाते हैं। ज्यूरी में देखें 6-7 लोग हैं, अगर वो किसी फैसले पे इख्तलाफ कर जाएं, किसी फैसले पे एग्री ना हो, तो फिर हम लगाते हैं द ज्यूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। और अगर ये जैसे ये कमेटी अगर इसके में इख्तलाफ हो जाए तो तब भी हम इसके लिए वर्ड का वर्ड यूज़ करेंगे, द कमेटी वर डिवाइडेड इन इट्स वर्डिक्ट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। आगे आ जाते हैं प्रेपोजिशन की तरफ। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हम कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाते, जैसे ही रीच्ड देयर। अब रीच्ड के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं है। इसी तरह लव, मैरी, एंटर, ऑर्डर, इन्फॉर्म, रेकमेंड, आस्क, इनके बाद प्रेपोजिशन नहीं होती। रिजाइन, अटैक, ये भी वही वर्ड है। देखें, द लाइन अटैक्ड ऑन हिम, ये गलत है क्योंकि अटैक के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं होगी। आई लव विद यू, मैं तुम्हारे साथ मोहब्बत करता हूँ, तो यहाँ पे भी कोई प्रेपोजिशन नहीं है। तो आपको समझ आ गई होगी कि इन वर्ड्स के साथ आपने प्रेपोजिशन को यूज़ नहीं करना। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाना ज़रूरी होता है। अब आप कहेंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जैसे हिमसेल्फ, हरसेल्फ, इटसेल्फ, माईसेल्फ, योरसेल्फ। ये जो वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। इसके बारे में भी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद है। ये जो वर्ड इंजॉय है इसको कभी भी आप अकेला नहीं लगाएंगे, इसके साथ आपको योरसेल्फ लगाना ज़रूरी है या जुमले के हिसाब से, जैसे एंजॉय योरसेल्फ, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉलेज। इसी तरह अवेंज के साथ भी हमने इसका ये जो रिफ्लेक्सिव है लगाना है। अवेल के साथ भी हम रिफ्लेक्सिव लाजमी लगाते हैं। ये ग्रामेटिक रूल है, क्यों लगाते हैं कोई पता नहीं, इसलिए तो कहते हैं इंग्लिश इज़ अ हॉरेंडस लैंग्वेज। अब हम आ जाते हैं लेटिन एडजेक्टिव की तरफ, यानी वो वर्ड्स जो आई ओ आर पर एंड हो रहे हैं, जैसा कि ये सीनियर, आई ओ आर, आई ओ आर, आई ओ आर, आई ओ आर। ऐसे वर्ड्स को हम सीनियर टू लगाते हैं। ही इज़ सीनियर टू मी, कभी भी ये नहीं कहते ही इज़ सीनियर देन मी, ही इज़ जूनियर देन मी। यानी आप सीनियर टू, जूनियर टू, इन्फीरियर टू, सुपीरियर टू का वर्ड लगाते हैं। इनके साथ जो प्रेपोजिशन है वो क्या है? वो है टू। अब आ जाते हैं, जैसे हम हर चीज़ की डिग्री बनाते हैं, गुड, बेटर, बेस्ट, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो पहले ही इतने ऊपर आसमान पे पहुँचे हुए हैं, इनको मज़ीद हम सुपरलेटिव इनकी डिग्री नहीं बना सकते। जैसे यूनिक, यूनिक का मतलब है दुनिया में सबसे अलग। अब इससे ऊपर और क्या होगा? तो यूनिक की कोई डिग्री नहीं है, यूनिवर्सल की भी फर्दर कोई डिग्री नहीं है। इनको हम कहते हैं एब्सोल्यूट एडजेक्टिव। एंटायर की कोई नहीं है। परफेक्ट, एक बंदा परफेक्ट है और परफेक्ट का क्या होगा? मोर परफेक्ट, मोस्ट परफेक्ट तो नहीं होगा ना। इसी तरह एक्सीलेंट की भी आगे फर्दर कोई नहीं है। अब एक जैसे एक इंसान की डेथ हो गई है, वो डेड है, तो क्या कहेंगे? मोर डेड या मोस्ट डेड? तो इट डजेंट मेक एनी सेंस। इसी तरह राउंड, ये कुछ वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी जो हैं वो हाईएस्ट डिग्री हैं, इनको मज़ीद आगे फर्दर इनकी डिग्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वो जो है ना
इतना ही काफ़ी है। और जब आप टाइम बताते हैं तो टाइम अगर आप इस तरह बता रहे हैं 1.5 आवर्स, तो आपने यहाँ पर एस का इस्तेमाल करना लाजमी है। यानी अगर आप इस एस को काट देंगे तो आपका जुमला गलत हो जाएगा। 1.5 आवर नहीं होगा, 1.5 आवर्स। कुछ वर्ड्स हमें नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे, जैसा कि आप देख सकते हैं। द क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का हजूम। मॉब ऑफ एंग्री पीपल, वसीले गुस्से में आए इश्तियाल अंगेज लोगों का ग्रुप। बंच ऑफ फ्लावर, फूलों का एक गुलदस्ता। हर्ड ऑफ कैटल, जानवरों का एक ग्रुप कह लें। बंडल ऑफ स्टिक्स। ये सारे वर्ड्स जो हैं जो देखने में बड़े ज़्यादा सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये सिंगुलर हैं। जैसे उर्दू में अगर हम कहते हैं तो हम पहले को बोलेंगे एक हजूम। अच्छा जी, एक इश्तियाल अंगेज लोगों का ग्रुप कह लें या जत्था कह लें। फूलों का गुलदस्ता, जानवरों का रेवड़, डंडों का या स्टिक्स का बंडल कह लें। तो ये सारे वर्ड अगर आप देखें तो ये एक सिंगुलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए हम इनके आगे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे जो कि होगा इज़। एक और बात, जब भी हमें ये ली वाले वर्ड नज़र आते हैं, एल वाई ली, तो बचपन से ज़हन में बैठा होता है कि जो वर्ड एंड में एल वाई ली आता है ना, तो वो एडवर्ब होता है। जैसा कि ही रैन क्विकली, ही हेल्प्ड। तो ये सारे वर्ड ज़रूरी नहीं है कि जहाँ ली आ जाए वो एडवर्ब ही हों। ये जो वर्ड माइजरली है, इसका मतलब है कंजूस। तो जो कोई चीज़ किसी चीज़ को नाउन को मॉडिफाई करती है तो वो एडजेक्टिव कहलाती है, क्योंकि ये किसी नाउन की खूबी या खामी को बताते हैं। ज़्यादा डेफिनेशन बताऊँ, इट मॉडिफाइज नाउन एंड ब्ला ब्ला। सो आप कहेंगे कि हमें तो सर के ऊपर से गुजरी। सिंपली कोई भी वर्ड जब किसी की खूबी या खामी को बताता है तो उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो माइजरली, मेरा दोस्त कैसा है, माइजरली मेरा दोस्त कैसा है, फ्रेंडली मेरा दोस्त कैसा है, बुज़दिल है, कॉवर्डली। तो ये सारे जो हैं वो खूबी और खामी को बता रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव हैं, ये एडवर्ब नहीं हैं। दोबारा से सुन लें, जो है वो क्या कहते हैं, कान खोल कर सुन लें कि ये जो है वो एडवर्ब नहीं हैं। ये सवाल तो एग्ज़ाम्स में लाजमी आता है। देखिए, ये सीजर्स है, ट्राउज़र्स हैं, स्पेक्टेकल्स हैं, और उर्दू में तो हम कहते हैं कैंची, ट्राउज़र, ऐनक। तो हमारे ज़हन में आता है कि ये चीज़ें सिंगुलर हैं, लेकिन आप इसको अगर इंग्लिश में देखें, इंग्लिश में अगर ना भी देखें तो इनकी पिक्चर देखें तो आपको ये दो नज़र आ रहे हैं, इसके दो पार्ट हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं स्पेक्टेकल्स। अगर हम ट्राउज़र को देखें तो ये भी ट्राउज़र्स है। इसी तरह ये जो है ये सीजर्स है, ये टोंग्स है, ये प्लायर्स है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये प्लूरल हैं। क्यों प्लूरल हैं? क्योंकि इनके दो दो पार्ट हैं। जी देखिए, ये चिमटा है, इसकी दो टांगे हैं। कैंची के भी दो हाथ या बाजू कह लें, इसकी भी दो टांगे हैं। ऐनक की भी जो दो शीशे हैं, तो इसलिए हम इनको प्लूरल के तौर पे यूज़ करते हैं। सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टेकल्स, टोंग्स, ये टोंग है ये वाला। पैंट्स, ये सारे जो हैं इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा आर आएगा, इज नहीं आएगा। वेयर आर द सीजर्स। इसी तरह सॉक्स, गुड्स, एशेज, रिचेज, आर्म्स। आर्म्स कहते हैं जो खैरात दी जाती है, तो इनको भी हम आर के तौर पे यूज़ करते हैं। आर्म्स आर गिवन, रिचेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड, और इसी तरह एशेज आर प्रोड्यूस्ड, गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, सॉक्स आर लाइंग देयर ऑन द टेबल। कुछ भी बना लें तो सारे जो हैं जो एज अ प्लूरल यूज़ होंगे, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब हम आर लगाएंगे। ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको बताने लगी हूँ, आप ये याद कर लें। ईच, एवरी, वन ऑफ, एनी ऑफ। जब आपको ये सारे वर्ड कहीं पे नज़र आएँ तो ये हमेशा सिंगुलर के तौर पर काम करते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट इज़, यानी ईच के साथ हमने यहाँ पर इज़ लगाया। एवरी स्टूडेंट वाज, वन ऑफ द स्टूडेंट वाज। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनको हम एज ए सिंगुलर यूज़ करते हैं। ईच, एवरी, वन ऑफ जो है वो सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। एनी ऑफ द दीज रूल्स इज़, यहाँ पर भी हमने इज़ लगाया क्योंकि बहुत सारे रूल्स में से किसी एक रूल की हम बात कर रहे हैं ना। तो जैसे हम कहते हैं ना कि ही के साथ इज़ लगता है, शी के साथ आर लगता है, दे के साथ देयर लगता है, इसी तरह वन के साथ वंस लगता है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। इसी तरह आइदर यू और आई एम रॉन्ग। तो ये आपने एंड वाला ये जो जुमला है ना, आई एम रॉन्ग, इसको हमेशा एम लगता है तो यहाँ पे आई एम रॉन्ग होगा। इसी तरह यहाँ पर भी नाइदर यू नॉर आई एम रॉन्ग। एंड वाला जुमला है ये वाला, ये आपने बिल्कुल ग्रामेटिकली करेक्ट लिखना है। आई एम होगा मुकम्मल सीधा लिखना। आई के साथ हमें जो आई के साथ सही लगेगा वही आपने जुमला बनाना है। यानी आपने आखिर वाला ये जो जुमला है इसको बिल्कुल ठीक बनाना है। यू हैड बेटर वर्क हार्ड। जब हम ये कहते हैं ना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, तो उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं
एक सेंटेंस यूज़ करते हैं, यू हैड बेटर। तो यू हैड बेटर का मतलब है तुम्हारे लिए बेहतर होगा। यू हैड बेटर तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम मेहनत। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको मेरी वीडियो नहीं अच्छी लगी तो यूट्यूब ने आपको डिसलाइक की ऑप्शन भी दी है और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं जाएंगे। सिंपली जहाँ पर आपको सेंटेंस के अंदर एगो, यस्टरडे या लास्ट जैसे वर्ड्स नज़र आएंगे तो वहाँ पे आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज़ करेंगे, यानी पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप एग्जांपल्स में भी देख सकते हैं कि मैंने यहाँ हमें इस सेंटेंस के अंदर यस्टरडे नज़र आ रहा है तो हमने यहाँ पर मेट को यूज़ किया है, मीट की सेकेंड फॉर्म मेट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पर इस्तेमाल हो। इसी तरह यहाँ पर हमें अगो नजर आ रहा है तो यहाँ पर भी हमने लीव की सेकेंड फॉर्म लेफ्ट को यूज किया है। और इस थर्ड एग्जाम्पल में भी हमने सेकेंड फॉर्म को यूज किया है जो कि सी की सेकेंड फॉर्म सॉ है। यानी जहां पर भी आपको ये तीन वर्ड्स नजर आएंगे, लास्ट, यस्टरडे, अगो, तो वहां पर आपने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको सेंटेंसेस के अंदर या नेक्स्ट या टुमारो जैसे वर्ड्स नजर आते हैं तो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में है या फ्यूचर टेंस के बारे में है। एज यू कैन सी इन द गिवन एग्जांपल्स, फरा विल टेक एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। यहाँ नेक्स्ट से हमें आइडिया होता है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस के बारे में है, इसीलिए यहाँ पर हमने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल किया है। सेकेंड एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ टुमारो के साथ हमने अगेन विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज किया है। जहां कहीं भी हमें नेक्स्ट और टुमारो जैसे वर्ड्स नजर आएंगे तो वहां पर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे विल शेल के साथ, आई मीन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को। माय डियर स्टूडेंट्स, जहां पर आपको सेंटेंसेस के अंदर डेली या एवरीडे जैसे वर्ड्स नजर आए तो वहां से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये जो हमारे सेंटेंसेस हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। स्टूडेंट्स जो हैं वो अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए मैंने आपको कुछ क्लूज बताए हैं। जैसे पहले बताया लास्ट, एगो, यस्टरडे जो पास्ट इंडेफिनिट को शो करते हैं, लेकिन इस जगह पे हम देखेंगे कि डेली और एवरीडे जैसे वर्ड्स हैं जो हमें बताते हैं कि यहाँ पर हमने फर्स्ट फॉर्म, यानी जहाँ पर डेली और एवरीडे जैसे लफ्ज आपको नजर आएंगे सेंटेंस के अंदर तो वहां पर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करेंगे, मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को यूज करेंगे और उसके साथ एस और ईएस का इस्तेमाल करेंगे जो कि आपको मालूम ही है। इसके अलावा नीचे आपको एक और हेडिंग नजर आ रही है, नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना मीन यानी जो अल्लाह ताला के या कुदरत के जो बनाए हुए कवानीन हैं उनको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि सर्दियों में बारिश होती है, सूरज मशरिक से निकलता है, सितारे रात को चमकते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही एक्सप्लेन करते हैं। इनको हम पास्ट टेंस में कभी भी एक्सप्लेन नहीं करते। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब आपको जो वर्ड्स नजर आ रहे हैं वो हैं नाउ, एट प्रेजेंट और नाउ अडेज। ये जब लफ्ज आपको नजर आएंगे तो यहाँ पर आपने आंखें बंद करके आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। अगर हमें एट प्रेजेंट या नाउ डेज जैसे वर्ड्स नजर आते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। द सेकेंड एग्जाम्पल, द बेबी इज क्राइंग नाउ, आई एम टेकिंग एक्सरसाइज नाउ डेज। यानी इन वर्ड्स को यहाँ पर मैं आपको डिफरेंट क्लूज बता रही हूँ, जैसे कि पहले भी बताए हैं कि जब आपको सर्टन क्लूज नजर आएंगे तो वहां पर आपने कौन सी फॉर्म ऑफ जो वर्ब है वो यूज करनी है और कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि जहां नाउ, एट प्रेजेंट या नाउ डेज जैसे वर्ड्स नजर आएंगे तो उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है वो लिखेंगे और उसमें हम आईएनजी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाएंगे। जी डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं बिफोर और आफ्टर की तरफ। इन दोनों लफ्जों को देखते ही अक्सर स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं कि इनमें हमने कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है।
परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जहां पर भी आपको ये दो लफ्ज़ बिफोर या आफ्टर नज़र आते हैं तो ये बात आप सोच ज़हन में बिठा लें कि ये पास्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे जुमलों में इस्तेमाल होते हैं जहां पर दो काम एक ही वक्त में हो रहे हों। यहाँ पे हम पहली एग्जांपल को देखते हैं। आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप। अब इसमें दो काम है। इमेजिन करें, सपोज करें आपके घर में कोई मेहमान आया हुआ है और मेहमान के जाने के बाद आप सोने के लिए चले गए। अब दो काम हो रहे हैं, एक है मेहमान का चले जाना और उसके बाद आपका सो जाना। अगर हम टाइम लाइन के हिसाब से देखें तो जो काम पहले हुआ है, पहले क्या काम हुआ है, ज़ाहिर है मेहमान पहले गया है, उसके बाद आप सोए हैं। जो काम पहले हुआ है उसको आप पास्ट परफेक्ट में करेंगे। यहाँ पे देखिए आफ्टर यू हैड लेफ्ट, पहले वाले काम को हमने पास्ट परफेक्ट में किया और उसके बाद होने वाले काम को हमने पास्ट इंडेफिनिट में किया। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल देखें। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। अब अगर यहाँ पर भी दो काम हमें नजर आ रहे हैं, मरीज पहले ही मर चुका था, डॉक्टर उसके बाद में आया। तो इसीलिए हमने जो पहले वाला काम था यानी द पेशेंट हैड डाइड किया, टाइम लाइन पर ये काम डॉक्टर के आने से पहले हुआ, इसीलिए हमने इसको पास्ट परफेक्ट में किया। और डॉक्टर के आने वाले जो क्लॉज है उसमें हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया। मतलब ये है कि एक तरफ आप थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे और दूसरी तरफ आप सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। इसी तरह नीचे वाली एग्जांपल में भी बिफोर द गेस्ट अराइव्ड, मेहमानों के आने से पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर चुकी थी। यानी आपने काम पहले मुकम्मल किया, मेहमान बाद में आए। जो काम आपने पहले किया उसमें आपने थर्ड फॉर्म लगाई, हैड कंप्लीटेड का इस्तेमाल किया, और गेस्ट जो है वो बाद में आए, इसलिए आपने उसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज किया। तो ये आपने पास्ट में यूज करने हैं टाइम लाइन के हिसाब से, जहां पे दो काम बैक वक्त हों और उनमें से जो काम उससे पहले हुआ है उसके लिए आप थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। जी डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं लेस्ट के इस्तेमाल की तरफ। अक्सर स्टूडेंट, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट भी इसके इस्तेमाल में वर्ब की फॉर्म इसमें गलत लगा देते हैं। अब आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जहाँ कहीं भी आपको लेस्ट का वर्ड नज़र आएगा तो उसके बाद आने वाले क्लास में आपने शुड का इस्तेमाल करना है। अगर हम इसके उर्दू में मतलब को देखना चाहें तो इसमें यह है कहीं ऐसा ना हो। लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो। अब देखिए यहाँ पे जो हमें एग्जाम्पल दी हुई है, यहाँ पहले एग्जाम्पल में भी ये है वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। मेहनत करो लेस्ट कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। आई विल ट्राई हार्ड लेस्ट आई शुड फेल, मैं सख्त मेहनत करूंगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊं। अब देखिए थोड़ा बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं शुड को देखकर, लेकिन ये ग्रामेटिक रूल है कि लेस्ट के बाद आप आने वाले क्लास में जो है वो शुड को यूज करेंगे। राइट नीटली लेस्ट यू शुड गेट लो मार्क्स, कहीं ऐसा ना हो तुम्हें इम्तिहान में नंबर कम मिले, इसलिए अच्छे तरीके से उम्दा तरीके से लिखो। तो ये बस आप अपने जहन में बिठा लें कि लेस्ट के बाद आपने कहीं ना कहीं जो आगे आपका वर्ब आएगा हेल्पिंग वर्ब, वो आपने शुड का इस्तेमाल करना है ताकि आपका ग्रामेटिकली सेंटेंस परफेक्ट हो। हैव यू एवर हर्ड दिस फेमस डायलॉग, आई एम टू गुड। जी हाँ, फिल्मों में आपने अक्सर विलन को ये बात कहते हुए सुना होगा। जब हम किसी चीज को मनफी अंदाज में पेश करना चाहते हैं या उसकी नेगेटिविटी को बयान करना चाहते हैं तो ऐसे सेंटेंसेस में कभी कभी हम टू का इस्तेमाल करते हैं ताकि एक जो मनफी असर है उसको दिखाया जा सके। अब देखिए यहाँ पे हम इसको देखते हैं पहली एग्जांपल को। ही इज टू वीक टू वॉक, यानी वो इतना कमजोर है, कुछ ज्यादा ही कमजोर है, जरूरत से ज्यादा कमजोर है कि चल भी नहीं पाता। अच्छा, एक और एग्जांपल देखें कि अगर आप चाय में 1 चम्मच चीनी लेते हैं, कहीं खुदा न खास्ता ऐसा हो कि उस दिन आप चाय में गलती से 2 चम्मच चीनी डाल बैठे हैं, तो अब चाय जो है वो आपको पीनी मुश्किल लग रही है। ऐसी जगह पे फिर आप कहेंगे इट इज टू स्वीट टू ड्रिंक, यानी आप चाय की बात कर रहे हैं कि वो इतनी मीठी है कि पी भी नहीं जा रही। अगर आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा हार्ड है जिसको तोड़ना भी मुश्किल है तो ऐसी जगह पर भी हम ऐसे कहेंगे इट इज टू हार्ड टू क्रैक, यानी TOO2 इसके साथ हम यूज करते हैं TO2 ताकि किसी चीज की नेगेटिविटी
या किसी चीज का मखसूस हद से बढ़ जाने के लिए हम जो है वो इन दोनों लफ्जों को इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, तमन्ना और हसरत तो हर इंसान के दिल में होती है। आपकी भी बहुत सारी तमन्नाएं होंगी, काश मेरे पास ये होता, काश मैं ये कर पाता। इस तरह के जुमलों को इंग्लिश में बताने के लिए हम जो है दो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आई विश या वुड दैट। आई विश आई वर अ मिनिस्टर, आई विश आई वर रिच, या आप ये भी कह सकते हैं वुड दैट आई वर रिच। तो यहाँ आप एक चीज नोट करें कि वैसे तो हम आई के साथ वाज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो वुड दैट या आई विश के बाद जो भी आप आगे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे उसमें आप वाज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे। और यही चीज एग्जाम में पूछी जाती है। यहाँ वर की जगह पे आपको एक ब्लैंक नजर आएगी और बच्चे अक्सर कंफ्यूजन में यहाँ पर वाज लगा देते हैं, आई विश आई वॉज अ बर्ड। तो ये टोटली रॉन्ग है। ग्रामेटिकली जब आप किसी चीज की तमन्ना या हसरत करते हैं तो वहां पे आप आई विश या वुड दैट का यूज करते हैं और उसके बाद आपको वर का यूज करना होता है। इसमें और भी काफी सारी जो है वो एग्जाम्पशन या वेरिएशन है, लेकिन अभी आपके सिलेबस और क्लास लेवल के हिसाब से इतना ही काफी है। नेक्स्ट इज एज इफ। एज इफ आप ये समझ लेंगे, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, वो अपने आप को ऐसा समझती है जैसे कि वो कतरीना कैफ हो। तो जब आप ऐसे जुमलों को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आप एज इफ का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें फर्स्ट एग्जांपल को, ही लाफ्स एज इफ ही वर अ मॉन्स्टर। वो तो ऐसे हंसता है जैसे कि कोई मॉन्स्टर या भूत हो। ही टॉक्स सो हाई, वो अपने बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, एज इफ ही वर अ मिनिस्टर, जैसा कि वो कोई मिनिस्टर हो। तो यहाँ पे जब आप दो लोगों को कंपेयर करते हैं और एक बंदे के अंदर वो चीज मौजूद ही नहीं है जिसकी वो शो ऑफ कर रहा है, तो ऐसी जगहों पर हम एज इफ का इस्तेमाल करते हैं। और इसके आगे भी आप देख रहे होंगे कि हमने वर का इस्तेमाल किया है, वाज का इस्तेमाल नहीं किया। आपको एग्जाम्स में यही जो वर की जगह पे ब्लैंक नजर आएगी जहां पे आपने विल वाज वर में से कोई एक चीज चूज करनी है, तो याद रखिएगा कि आपने क्या यूज करना है, वर। He talks so high as if he were a minister. वो तो ऐसे बातें करता है जैसे वो कहीं का मिनिस्टर हो। She looks as if she were an angel. वो तो ऐसे दिखाई देती है, ऐसी लगती है जैसे कि कोई फरिश्ता हो। तो इस तरह के जुमलों में जहाँ पे हम तमन्ना या काश वाले जुमले होते हैं, काश, काश ऐसा हो, काश मैं ऐसा कर पाऊं, काश मैं ऐसे होती, तो ऐसे जुमलों में हम वुड दैट, आई विश, या अगर किसी की कंपैरिजन करना हो तो एज इफ का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आल्दो और येट का इस्तेमाल। आप ये अपने जहन में बात बिठा लें कि जहां कहीं सेंटेंस के अंदर अगर आपको आल्दो नजर आता है, कुछ बच्चे इसको आल्थो पढ़ते हैं, द वर्ड इज नॉट आल्थो, इट इज एक्चुअली प्रोनाउंस्ड एज आल्दो। जैसे एक दो तीन होता है ना, आल्दो, आल्दो, आल्दो ही इज अ पुअर येट ही इज वेरी ऑनेस्ट। अब आप यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं कि आप यहाँ पर बट का इस्तेमाल कर देते हैं, आल्दो ही इज वेरी पुअर बट ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो ये आप ग्रामेटिकली रॉन्ग है। जहां कहीं आपको आल्दो नजर आएगा तो वहां पर आप उसके बाद जो कंजक्शन यूज करेंगे उसकी जगह पे आप येट लगाएंगे। आल्दो ही हैज फेल्ड इन एग्जाम्स येट ही इज वेरी पंक्चुअल। अगरचा, अगरचे के वो इम्तिहान में फेल हो गया है लेकिन वो बहुत ही बाकायदगी से स्कूल आता था, या वो बहुत ही बाकायदा था। आल्दो आई लाइक यू येट आई कांट मैरी यू। अगरचे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं लेकिन फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। Here are certain examples. I hope you understand that if you are going to use the word although, then it would be followed by yet, not but. Our next word is by. अगर हम मुस्तकबिल में किसी खास वक्त के बारे में बात करते हैं कि फलां दिन तक हम कोई काम कर लेंगे, फलां दिन तक, फलां हफ्ते तक, फलां महीने तक, फलां डेट तक, तो ऐसी जगहों पर हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। आप ये सिंपली ये समझ लें कि बाय मीन्स, यानी जैसे आप उर्दू में कहते हैं ना फलां दिन तक, यानी कल तक, बाय टुमारो, जून तक, बाय जून, या अगर आप कहना चाहते हैं 4 अक्टूबर तक तो बाय 4 अक्टूबर। इस तरह के लफ्जों में हम जो है वो बाय का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम आने वाले वक्त में, फ्यूचर टेंस में, किसी खास वक्त को टारगेट करके अपना काम मुकम्मल कर सकें। अक्सर बच्चों को हम ये कहते हैं
कि इंशाल्लाह बेटा जून तक हम सिलेबस मुकम्मल कर लेंगे। अब आप देखें उर्दू में भी हमने यहाँ पे फ्यूचर टेंस को यूज़ किया है, तो इसी तरह हम यहाँ पर भी सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, वी विल हैव कंप्लीटेड आवर सिलेबस बाय जून। जून तक हम अपना सिलेबस मुकम्मल कर चुके होंगे इंशाल्लाह। मैंगोज विल रीच द मार्केट बाय टुमारो। कल तक मैंगोज या आम जो है वो मंडी में, मार्केट में पहुंच चुके होंगे। तो यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि जब आपके पास स्पेसिफिक टाइम दिया जाए फ्यूचर का और साथ में बाय का वर्ड इस्तेमाल हो, तो वहां पर आपने विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करनी है, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करना है। अक्सर स्टूडेंट जो है वो ये मिस्टेक करते हैं कि वो ही शी इट के साथ विल हैज लगा देते हैं। प्लीज कीप इन माइंड दैट देयर इज नो वर्ड लाइक विल हैज इन इंग्लिश। यू आर गोइंग टू यूज विल हैव वेर एवर यू हैव टू यूज। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है व्हेन। द फोन रैंग, टेलीफोन की घंटी बजी जब मैं नहा रही थी। अब देखें यहाँ पे हमने ये भी पास्ट के टेंस में यूज होगा, यानी जब कोई काम हुआ या जब टेलीफोन की घंटी बजी उस वक्त वो नहा रहा था या मैं नहा रही थी। When I met her, जब मैं उससे मिला, she was baking bread, तो वो उस वक्त ब्रेड को बेक कर रही थी। When the teacher entered the class, जब टीचर क्लास में दाखिल हुआ, जब उस्ताद क्लास में दाखिल हुआ, तो उस वक्त तलबा शोर कर रहे थे। अब देखें उर्दू में भी हम जब कहते हैं जब उस्ताद कमरे में दाखिल हुआ, एक तरफ है पास्ट इंडेफिनिट टेंस जहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म यूज किया है, फॉर एग्जांपल रैंग हमने यूज किया, मेट यूज किया, एंटर्ड यूज किया। एक तरफ हमने सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज किया, जबकि दूसरी तरफ हमने पास्ट की ही आईएनजी वाली फॉर्म यानी पास्ट कंटिन्यूअस को यूज किया है। तो यही इसका रूल है, जब आपको कहीं पर व्हेन का वर्ड नजर आए तो वहां पर एक तरफ आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे और दूसरी तरफ आप पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। जब टीचर कमरे में दाखिल हुआ उस वक्त तलबा शोर कर रहे थे। एक तरफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ है दाखिल हुआ, यानी एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है और उसके दूसरे क्लास में हमें पास्ट कंटिन्यूअस नजर आ रहा है। अब आते हैं हम येट और ऑलरेडी की तरफ। जहां पर हमें येट या ऑलरेडी जैसे वर्ड्स नजर आएंगे तो वहां पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, लेकिन प्रेजेंट में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं उर्दू में हम कहते हैं पहले ही, ऑलरेडी मीन पहले ही। आई हैव ऑलरेडी टेकन 3 कप्स ऑफ टी, मैं पहले ही 3 कप चाय पी चुका हूँ। दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट द हाउस, वो पहले ही घर छोड़कर जा चुके हैं। अब देखें यहाँ पर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया है और दूसरा हमारा जो वर्ड है वो है येट। इसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हैं और इसका मतलब बनता है अभी तक। आई हैवंट मेट हर येट, मैं अभी तक उससे नहीं मिला हूँ। आई हैवंट टेकन द एग्जामिनेशन येट, अभी तक मैंने इम्तिहान नहीं दिया है। तो ऑलरेडी भी जो है, मैं ऑलरेडी का मतलब है पहले ही और येट हम कहते हैं अभी तक। तो इस सेंस में हम इनको इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आप याद रखें कि जहां भी येट या ऑलरेडी आपको नजर आएगा तो वहां आपने आंखें बंद करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करना है। यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब आते हैं हम कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। यहाँ पे हमें 3 तरह के कंडीशनल नजर आ रहे हैं, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल। अक्सर बच्चे जो हैं वो इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ पर क्या लगाएं। अब आपके लिए इसको मैंने आसान कर दिया है। आप देखें, आप अपने सेंटेंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करें। एक आपका है इफ वाला क्लास, यानी एक क्लास के अंदर, क्लास कहते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस को, यानी जो आपको मेरा पहला जुमला नजर आ रहा है फर्स्ट कंडीशनल में, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। इफ ही वर्क्स हार्ड एक क्लास है और ही विल पास एक अदर क्लास है, यानी अनदर क्लास है। तो आप देखें कि इफ ही वर्क्स हार्ड,
इस वाले को हम बोलेंगे इफ क्लास, यानी इस जुमले के अंदर, इस क्लास के अंदर, जुमले के इस टुकड़े के अंदर हमें इफ का लफ्ज नजर आ रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं इफ क्लास। इफ क्लास के अंदर अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नजर आ रहा है, ये देखिए मैंने बाहर हेडिंग भी दी हुई है प्रेजेंट, यानी अगर आपको इफ वाले जुमले में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नजर आता है और तो दूसरे क्लास में, उसके दूसरे हिस्से में आपको हमेशा विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करना है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करना है। देखें जी, अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। उर्दू में तो हम दोनों तरफ फ्यूचर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मेहनत करोगे, पास हो जाओगे, लेकिन इंग्लिश में एक तरफ इफ क्लास में हम प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरा इसका जो हिस्सा है, दूसरा क्लास है, उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू टीज अ डॉग, अगर तुम किसी डॉग को तंग करोगे, इट विल बाइट यू, तो यकीनन वो तुम्हें काट खाएगा। तो यहाँ पे हमें एक चीज समझ आई कि अगर आपके इफ वाले पार्ट में आपको प्रेजेंट टेंस नजर आया है, तो दूसरी साइड पे जो क्लास आ रहा है उसमें आपने विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशनल की तरफ। सिंपली आप ये याद रखें, फर्स्ट कंडीशनल में प्रेजेंट है, सेकंड में पास्ट है और थर्ड कंडीशनल में पास्ट परफेक्ट है। सेकंड कंडीशनल की एग्जांपल देखते हैं, इफ ही केम। अब देखें यहाँ पे इफ वाले क्लास में हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रही है। यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, केम, वेंट, वर, तो ये सारी चीजें पास्ट में है, यानी इफ वाला पार्ट पास्ट टेंस में है। तो सेकंड जो इसका क्लास है, जो अगला नेक्स्ट क्लास है, उसमें आप वुड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए जी, इफ ही केम, अगर वो आया, आई वुड हेल्प हिम, या अगर वो आता तो मैं उसकी मदद करता, ये पास्ट का जुमला है। तो आप पास्ट वाले सेंटेंस में दूसरी तरफ आप वुड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर प्रेजेंट हो तो आप विल का इस्तेमाल करेंगे। यही इसमें रूल है। स्टूडेंट्स को सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि जहां अगर इफ वाले क्लास के अंदर आपको प्रेजेंट नजर आता है तो दूसरी तरफ आप विल का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इफ वाले क्लास में पास्ट नजर आता है तो आप सेकंड क्लास में जाकर वुड का इस्तेमाल करेंगे। अब आते हैं हम थर्ड कंडीशनल की तरफ। देखें यहाँ पे हमें नजर आ रही है फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ आई हैड रन फास्ट आई वुड हैव कॉट बस, यानी अगर मैं तेज भागता, ये भी एक इमेजिनेटिव सिचुएशन है कि आप कह रहे हैं कि अगर मैं तेज भागता तो मैं शायद बस पकड़ पाता। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे हमने इफ वाले क्लास के अंदर हमने पास्ट परफेक्ट को यूज किया है, जबकि हमने उसका जो आगे आने वाले क्लास के अंदर हमने फ्यूचर परफेक्ट को यूज किया है। तो स्टूडेंट्स, क्या हमने नतीजा निकाला? हमने ये देखा कि अगर इफ वाले क्लास में प्रेजेंट हो तो उसके बाद आने वाले क्लास में विल लगेगा। अगर सेकंड कंडीशनल में अगर इफ वाले क्लास में पास्ट हो तो उसके बाद आने वाले क्लास में वुड लगेगा। थर्ड कंडीशनल में हमने ये देखा कि अगर इफ वाले क्लास के अंदर पास्ट परफेक्ट हो तो उसके बाद आने वाले क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, my name is Saima Naseem. Today we are going to discuss 50 common grammatical mistakes that students usually make while they attempt paper either at metric level or at intermediate level. So let's start. I have written you yesterday. यहाँ पे आपको yesterday का लफ्ज नजर आ रहा है। जहाँ भी आपको किसी सेंटेंस के अंदर yesterday, last या ago जैसे लफ्ज नजर आते हैं तो ये एक स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो आप इसको कैसे करेक्ट करेंगे? आई रोट यू yesterday, क्योंकि yesterday के साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। यू slept late yesterday. It sounds like a question, but it isn't a question, because when we try to pose a question तो हमें वहाँ पर do, did, does जैसे जो है वो जो है वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। So we are going to make question like this: Did you sleep late yesterday? Did you sleep late yesterday? यानी आप पास्ट वाले जुमलों के लिए did का इस्तेमाल करेंगे। He have two sisters, जबकि हमें मालूम है he, she, it, और किसी भी सिंगुलर के साथ हम जो है वो हैज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ही हैव नहीं होगा, ही हैज टू सिस्टर्स होगा। तो नेक्स्ट है, डिड यू लाइक द आइडिया? डियर लर्नर्स, कीप इन माइंड व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज पोज्ड, व्हेनेवर अ क्वेश्चन इज रिटन जिसके अंदर डिड,
डू या डज आए, इन तीनों के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली डू, डिड, डज अगर बिगिनिंग में आ रहे हैं, स्टार्ट में आ रहे हैं एज अ क्वेश्चन, तो आप वहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा कि यहाँ पर आएगा लाइक, डिड यू लाइक, एज यू कैन सी डिड यू लाइक। इसी तरह डज भी क्वेश्चन को शो करता है, डज शी लाइक, यहाँ भी लाइक आएगा। सो वी आर नॉट गोइंग टू ऐड एस। डू ही सिंग्स, तो इसमें आपको क्या मिस्टेक नजर आ रही है? पहली बात तो ये है कि ही के साथ डू लगता ही नहीं है, यहाँ पर आएगा डज, बिकॉज ही शी इट के साथ हम डज लगाते हैं। डज ही सिंग, यहाँ पर एस नहीं आएगा, बिकॉज डू, डिड और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं। शी इज ट्राइंग फॉर मेनी आवर्स, जब भी हमारे पास कोई ड्यूरेशन होता है 15 मिनट, 2 घंटे, 10 घंटे, कई साल, कई माह, सो वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसमें हम हैज़ बीन और हैव बीन लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे शी हैज़ बीन ट्राइंग फॉर फ्यू आवर्स। आई हैव सीन यू लास्ट नाइट, अगर आप इस फर्स्ट सेंटेंस पे हैं तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था यस्टरडे, लास्ट और एगो के साथ हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। सो यू आर गोइंग टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विद लास्ट नाइट। आई डिडंट रिसीव योर लेटर येट, जिन जुमलों में हमें येट का लफ्ज नजर आता है, ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कैसे इसको करेक्ट करेंगे? आप कहेंगे आई हैवंट रिसीव्ड योर लेटर, आई हैवंट रिसीव्ड योर लेटर येट, यानी येट भी लगाना है, आई हैवंट रिसीव्ड योर लेटर येट। ही शुक्ड हिज लेग, अब ये प्रॉब्लम है स्पेलिंग की। अगर आप देखें कि शेक की सेकंड फॉर्म जो है वो शुक होती है, शुक्ड नहीं होती। तो आपने अपने पास से जो फॉर्म्स नहीं बना लेनी, प्रॉपर फॉर्म्स ऑफ वर्ब को जो है वो आपको लर्न करना पड़ेगा। ही शुक हिज लेग, ही शुक हिज लेग। पीपल लाइक्स टू वॉच मूवीज, दिस इज नॉट करेक्ट। पीपल जो है वो प्लूरल है और प्लूरल के साथ हम एस नहीं लगाते, तो आप क्या करेंगे? पीपल लाइक, यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे, पीपल लाइक टू वॉच मूवीज। इसी तरह अगर आपने मेरे चैनल पर वीडियो देखी है इंडेफिनिट प्रोनाउन की, जिसमें हमारे पास आते हैं नो बॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीवन, नो वन, ऑल दीज आर कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउन, इनके साथ हम हमेशा एस लगाते हैं। तो एवरीबॉडी लव की बजाय क्या बन जाएगा? एवरीबॉडी लव्स, एवरीबॉडी लव्स म्यूजिक। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ आप एस का इस्तेमाल करेंगे। देयर आर अ बुक ऑन द टेबल, जबकि बुक जो है वो एक है, एक चीज के लिए यहाँ पर इज होना चाहिए ना। अगर यहाँ ज्यादा सारी बुक्स होती तो फिर हम आर लगाते हैं, यानी आप कहते हैं देयर आर अ फ्यू बुक्स ऑन द टेबल, तो यहाँ देयर इज अ बुक, तो इसको करेक्ट करके लिखेंगे देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, बिकॉज बुक जो है वो एक है, सिंगुलर है, इसकी जो है वो हम इसके लिए इज लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। चिल्ड्रंस है, यू नो चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन है, लेकिन देर इज नो वर्ड लाइक चिल्ड्रंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। हमारे यहाँ जो कॉमन जो हमारे लर्नर्स हैं, इंग्लिश लर्नर्स, वो जो हैं यही मिस्टेक करते हैं कि वो चिल्ड्रंस बना देते हैं। पहले तो आप इसको करेक्ट करें दैट चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, और फिर आप इसके साथ एस का इस्तेमाल नहीं करते, बिकॉज चिल्ड्रन इज प्लूरल। चिल्ड्रन लव आइसक्रीम, ठीक है जी। वेयर आई कैन बाय अ बुक, ये क्वेश्चन है, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो ना डू है, ना डिड है, ना डज है। ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। तो आई कैन की बजाय आप लिखेंगे कैन आई, कैन को बाहर ले आएंगे। वेयर कैन आई बाय अ बुक, वेयर कैन आई बाय अ बुक। आई एम वर्किंग एज अ टीचर। डियर लर्नर्स कीप इन माइंड, जब हम आईएनजी का लफ्ज लगाते हैं कहीं पर भी, तो इसका मतलब होता है कोई एक्शन, कोई काम जो आप अभी के अभी राइट नाउ आप कर रहे हैं। अगर इस टाइम मैं बोल रही हूँ तो मैं आपको बोलूंगी आई एम स्पीकिंग, क्योंकि मैं अभी इस लम्हे आपसे बात कर रही हूँ, बोल रही हूँ। लेकिन जो जॉब है वो आपकी डेली रूटीन है। अगर आप एक इंटरव्यू में खड़े हैं और आप कहते हैं आई एम वर्किंग एज अ टीचर, तो इसका मतलब है कि आप जो है वो एक अभी भी टीचिंग कर रहे हैं। तो अपनी रूटीन के लिए आप कहें आई वर्क एज अ टीचर, अपनी रूटीन को बताने के लिए आई वर्क एज अ टीचर। ही इज़ गुड इन इंग्लिश, उर्दू में तो हम यही कहते हैं वो इंग्लिश में अच्छा है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मे की जगह पेन लगा देते हैं, उर्दू में अच्छा है तो इन लगा देते हैं। लेकिन इंग्लिश में जो ये जो फ्रेजल वर्ब है ये है गुड एट, बैड एट। अगर आपको कहना वो इंग्लिश में अच्छा है तो आप कहेंगे ही इज़ गुड एट इंग्लिश।
अगर बुरा कहना हो तो आप बोलेंगे ही इज़ बैड एट उर्दू। लेकिन जब आप वीक की बात करते हैं कि वो फ़लाँ चीज़ में फ़लाँ सब्जेक्ट में वीक है, तो यहाँ पे आपकी उर्दू काम करेगी। यहाँ पर आप कहेंगे इन, आई एम वीक इन मैथ्स, जो है वो मैथ में मैं कमज़ोर हूँ। शी वेंट टू मार्केट एंड ईट पिज़्ज़ा। तो जब आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं, पास्ट का जुमला बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका ये वाला वर्ब भी पास्ट होना चाहिए ना। तो क्या होगा करेक्ट? शी वेंट टू मार्केट एंड एट पिज़्ज़ा। अक्सर जब हम इंटरव्यूअर के सामने बैठे होते हैं तो हम ये मिस्टेक करते हैं कि हम जो है वो कह देते हैं आई हैव डन ग्रेजुएशन इन 22। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है कि जब आप पास्ट में किसी ख़ास टाइम की बात करते हैं, जैसे मैंने बताया लास्ट, एगो, यस्टरडे में आप सेकंड फॉर्म लगाते हैं, इसी तरह जब आप व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, तो वहाँ पर भी हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। आप लिखेंगे आई डिड ग्रेजुएशन। हाँ, अगर आप यहाँ से ये जो है वो 22 को निकाल दें, तो जो है 2002 को निकाल दें, सॉरी, तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ लगाएंगे आप आई हैव डन ग्रेजुएशन, तो ये आपका ठीक है। लेकिन जब अगर आप स्पेसिफिक टाइम या पीरियड लगा रहे हैं, डेट लगा रहे हैं, ईयर लगा रहे हैं, तो फिर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होगी। व्हेन ही वॉक्ड हिज पेन फॉलन, जबकि आप देख रहे हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, यहाँ पे आपने वॉक्ड लगाया तो यहाँ पे आप लगाएंगे हिज पेन फेल। व्हेन ही वॉक्ड हिज पेन फेल, उसका पेन गिर गया, दोनों पास्ट। जब वो चला तो उसका पेन गिर गया। सो बोथ we are going to use second form of verb in these sentences. Have you ever went to Murray? आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि यहाँ पे आता है हैव यू एवर बीन टू या हैव यू एवर गॉन टू, जुमले पे डिपेंड करता है। हैव यू एवर गॉन टू मरी, हैव यू एवर गॉन, तो यहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है। ही कुड रैन। अब क्या है कि ये जो मॉडल वर्ब्स हैं, इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगरचे कि कुड जो है वो हम पास्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मॉडल वर्ब्स के बाद आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। ही कुड रन, वो भाग सकता था, क्योंकि पास्ट के लिए हमने कुड कर दिया ना, तो रन ही रहेगा। यू कैन, ये देखें अगेन, ये कैन भी जो है ये क्या है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कैन टेक, यू कैन टेक। तो यहाँ पे जितने भी मॉडल वर्ब्स होंगे उनके बाद आप जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। इफ़ आई विल वर्क हार्ड आई विल सक्सीड, अगर मैं मेहनत करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा। उर्दू में तो हम यही कहते हैं, अगर मैं मेहनत करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि आप एक तरफ जो है वो विल नहीं लगाते और एक साइड पे विल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ विल की बजाय वर्क करेंगे, सॉरी, विल को रिमूव करके वर्क लगाएंगे। इफ़ आई वर्क हार्ड, अगर मैं मेहनत करूँगा, आई विल सक्सीड, मैं कामयाब हो जाऊँगा। डियर लर्नर्स, डू यू रिमेंबर दिस इज फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। उर्दू में तो हम दोनों तरफ गा गा कहते हैं, अगर मैं मेहनत करूँगा तो कामयाब हो जाऊँगा, बट इन इंग्लिश हम सिर्फ एक साइड पर विल लगाएंगे, दूसरी साइड पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। जो आपका इफ़ वाला क्लॉज है वहाँ पे आप सिर्फ लगाएंगे वर्क और उधर लगाएंगे आप विल सक्सीड। दिस इज वेरी इंटरेस्टेड स्टोरी। अब यहाँ क्या चक्कर है, ये एडजेक्टिव का चक्कर है, एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का चक्कर है। अगर आप कहना चाहते हैं कि ये कहानी दिलचस्प है, तो दिलचस्प की इंग्लिश होती है इंटरेस्टिंग। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक और कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि जब आप सुपरलेटिव या कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं, जैसे है गुड, बेटर, बेस्ट, तो इसमें कहीं भी मोर बेटर नहीं होता। बेटर के अंदर ही छुपा हुआ है कि ये साथ वाले से दूसरी चीज से बेहतर है। फिर मोर बेटर तो है ही नहीं, इंग्लिश में दिस नो वर्ड लाइक मोर बेटर। गुड, बेटर, बेस्ट, तो आप सिर्फ बेटर लगाएं। मोर इसके साथ आता ही नहीं है, तो आप कैसे लगाएंगे, गुड, बेटर, बेस्ट। दो चीज़ों का कंपैरिजन हो तो बेटर, और मोर देन टू हो तो फिर आप लगाएंगे बेस्ट। और बेस्ट के साथ हमेशा जो है वो हम दी लगाते हैं, यानी जो है वो आप लगाएंगे ही इज़ द बेस्ट। इसी तरह देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है यू आर बेस्ट। नहीं, जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं, चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं और आप थर्ड जो है वो डिग्री लगा रहे हैं, तो फिर जो है वो आप सुपरलेटिव डिग्री में यहाँ पर दी बेस्ट लगाएंगे। ही इज़ मोर पुअर, अगेन वही वाली मिस्टेक जो आपने ये मोर बेटर में की है। पुअर की जो
दूसरी आप समझ लें डिग्री है वो है पुअरर। क्या है? पुअरर। तो आप ये नहीं कहेंगे मोर पुअर। आप अगर आप दो लोगों को कंपेयर करें तो आप कहेंगे ही इज पुअरर देन यू। पुअरर। जब हमारे पास पुअरर है तो बीच में मोर लगाने की क्या जरूरत है? आई होप यू अंडरस्टैंड। एक और मिस्टेक क्या होती है जब आप एक नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, जैसे आपने यहाँ लिखा आई डिडेंट मेट एनीबॉडी। अब इसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स हैं। एक तो डिडेंट के बाद यहाँ आपका मीट आएगा, तो यहाँ पे चूंकि आप फोकस में यहाँ कर रहे हैं नो बॉडी, तो अगर आपने यहाँ पर नॉट लगाया है तो यहाँ पर नॉट नहीं है। नो बॉडी में भी नॉट है, यहाँ पर भी नॉट है। दो दो नॉट एक सेंटेंस में आप कंबाइन नहीं कर सकते। आप क्या लिखेंगे? आई मेट नो बॉडी। आई मेट नो बॉडी। तो यहाँ पे आपने नॉट लगा दिया। अगर आप ये लगाना चाहते हैं, डिडेंट ही लगाना चाहते हैं, तो आप लिखेंगे आई डिडेंट मीट एनी बॉडी। आई डिडेंट मीट एनी बॉडी। डज शी हैज़ अ कार। हम पढ़ते आए हैं कि शी के साथ हैज़ लगता है, ही के साथ हैज़ लगता है, इट के साथ हैज़ लगता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन बनाते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में सब के साथ हैव लगता है। डज शी हैव, यहाँ हैज़ नहीं आएगा। अगर चाहे कि यहाँ पे शी है, डज शी हैव अ कार, दिस इज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन में हैव लगेगा। मी एंड माई सिस्टर लिव हियर। मैं और मेरी बहन यहाँ पे रहते हैं, जबकि ये सारे मी और माई क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है ना, तो ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में मी तो आता नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे माई सिस्टर एंड आई, यानी ये आपका सब्जेक्ट है और ये भी आपका सब्जेक्ट है। दोनों सब्जेक्ट आपने लगाए हैं, जबकि ये जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव है और ये आपका पोजेसिव है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, सिंपली कि आपने यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट की फॉर्म क्या हो सकती है? आप यहाँ पर लिख सकते हैं माई सिस्टर एंड आई लिव हियर। आई एम गोइंग टू होम। होम से पहले आप कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते, ये इंग्लिश का रूल है। तो आप ये लिखेंगे आई एम गोइंग होम। आई एम गोइंग होम। द मैन वाज, द मैन, सॉरी यहाँ वाज नहीं आएगा। द मैन हु वाज लेम इज माई फ्रेंड। यहाँ पे हु आना चाहिए, जबकि हमने यहाँ पे ये रॉन्ग है, जहाँ विच लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे? द मैन हु वाज लेम। क्या मतलब? यानी जब आप किसी इंसान की बात करते हैं, किसी जिंदा चीज की बात करते हैं, when we talk about human being then we use the word who। ये रिलेटिव प्रोनाउन है, द मैन हु। अगर आप इंसानों की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट पीपल, तो आप यहाँ पर हु लगाएंगे। अगर कोई बेजान चीज होगी तो आप यहाँ पर विच लगाएंगे। ही सुपीरियर टू। सुपीरियर के साथ हमेशा प्रेपोजिशन टू होती है। ही इज सुपीरियर टू मी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। अभी मैंने आपको बताया था कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। ये इंग्लिश का रूल है, इसको हम इन्फिनेटिव कहते हैं। लेकिन ये जो लफ्ज आपको नजर आ रहा है ना, लुकिंग फॉरवर्ड टू या लुक फॉरवर्ड टू, ये पूरा एक लफ्ज है। यानी लुक फॉरवर्ड टू ये एक लफ्ज है, एक फ्रेज है, सॉरी। तो आप इसके आगे क्या लगाएंगे? इसके बाद हमेशा आईएनजी आता है। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। दिस इज द बुक हु वाज लॉस्ट। अब आपको मैंने बताया हु कहाँ लगता है? पीपल के साथ, लोगों के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। जो वो नॉन ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनके साथ हम क्या लगाते हैं? विच। यहाँ पे आप दैट भी लगा सकते हैं। दिस इज द बुक विच वाज लॉस्ट। माई सेल्फ साइमा नसीम। ये आपको मेरी जो है सेल्फ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी मैंने बताया कि जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी भी इंटरव्यू में, तो प्लीज डोंट से दिस माई सेल्फ साइमा नसीम। यू कैन से आई एम साइमा नसीम सिंपली, और यू कैन से माई नेम इज साइमा नसीम। आई एम गिविंग एन एग्जाम्स। इम्तिहान देने की इंग्लिश गिविंग नहीं होती। उर्दू में तो इम्तिहान देना होता है, लेकिन इंग्लिश में हम इम्तिहान टेक करते हैं। मैं इम्तिहान दे रहा हूँ, आई एम टेकिंग एन एग्जाम। इस वीडियो में आपको नज़र आएंगे एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाले सेंटेंसेस जो करेक्शन के लिए आते हैं, जिसमें आपने करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब को देखना होता है, जो है वो प्रोनाउन को देखना होता है कि कौन सा प्रोनाउन किसके साथ यूज़ होता है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट अवर वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जी देखते हैं, एज यू कैन सी ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, असलम आर अ गुड स्टूडेंट। जब आप किसी एक इंसान की बात करते हैं तो वहाँ पर आप बोलेंगे असलम इज़। असलम एक इंसान है, तो यहाँ वन पर्सन के लिए आप इज़ लगाएंगे, असलम इज़। असलम आर नहीं होगा। शी वर वेरी अपसेट यस्टरडे। अच्छा, यहाँ पर आपको ऊपर आई बटन में चैनल एक और वीडियो का लिंक मिल जाएगा, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब।
अगर आप करेक्शन को ज़्यादा और तफसील से देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी उस वीडियो को भी लाजमी देखें, करेक्ट यूज़ ऑफ वर्ब। उसमें आपको सारे बेसिक रूल्स बताए गए हैं जो यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं। तो ये दोनों वीडियो आप समझ लें कि वो पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। जहाँ भी आपको उसी वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आपको सेंटेंस के अंदर यस्टरडे का लफ्ज़ नज़र आएगा, इट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू यूज़ सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और अगर आप प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं तो ज़ाहिर है आप देखेंगे कि ये सिंगुलर है या प्लूरल है। अब देखिए शी के साथ आप खुद बताएं, शी कितने हैं? एक ही है ना। तो आप यहाँ पे लगाएंगे शी वॉज वेरी अपसेट। शी वर नहीं होगा, शी वॉज वेरी अपसेट यस्टरडे। माई फ्रेंड्स इज कमिंग टुमारो। अब देखिए बहुत सारे दोस्त हैं तो ज़्यादा दोस्तों के लिए हम लगाएंगे आर। माई फ्रेंड्स आर कमिंग टुमारो। ब्रेड एंड बटर। अच्छा, अब ये क्या है कि हमारे ज़हन में क्या चीज़ होती है, हम कहते हैं कि जहाँ भी हमें जो है वो ये नज़र आ जाता है ना ब्रेड एंड बटर, या कोई ऐसा वर्ड नज़र आता है जिसके दरमियान में एंड हो, वो जो है वो प्लूरल होता है। लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। ब्रेड एंड बटर का मतलब है दाल रोटी रोज़ी रोटी। तो ये अलग अलग लफ्ज़ नहीं है, इस पूरे ब्रेड एंड बटर का मतलब है रोज़ी। क्या कहना चाह रहे हैं? ब्रेड एंड बटर इज़, यहाँ पे आर नहीं आएगा बिकॉज ब्रेड एंड बटर इज़ वन थिंग, ब्रेड एंड बटर इज़ अवर नीड। अच्छा जी, ईच बॉय वर हैप्पी। ईच एवरी जैसे लफ्ज़ नज़र आते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर के तौर पे माने जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? ईच बॉय वाज हैप्पी, यानी ईच को आप सिंगुलर के तौर पे यूज़ करेंगे, एवरी को भी आप सिंगुलर के तौर पे यूज़ करेंगे। जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, जैसे आपको याद होगा हमने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, समवन, नो वन, एवरीवन, बॉडी, नोबॉडी, ऑल दीज आर यूज्ड एज अ सिंगुलर। तो यहाँ पे भी होगा ईच बॉय वाज हैप्पी। इसी तरह नेक्स्ट है एवरी मैन लव्स हिज कंट्री। तो आप यहाँ पे भी एवरी के साथ जो है वो आप क्या लगाएंगे, यानी सिंगुलर के तौर पर यूज़ करेंगे। और जब सिंगुलर आपका एक सिंगुलर के लिए आप आगे वर्ब के साथ एस लाजमी लगाते हैं तो आपको पता होगा ना। अगर नहीं पता फिर भी परेशानी वाली बात नहीं है, मेरे ही चैनल पे आपको टेंसेस से रिलेटेड वीडियो मिलेगी जिसमें आपको सब कुछ सिखाया गया है। एक ही वीडियो में आप 12 टेंसेस को सीख सकते हैं। यू एज वेल एज शी इज़ लकी। अब देखें आपने जो एज वेल एज से पहले यू है उसके अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे यू एज वेल एज शी आर लकी। आपका जो हेल्पिंग वर्ब है वो यू पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? यू पर। यानी आप लगाएंगे यू एज वेल एज शी आर लकी। यू आर होता है ना, तो शी के आगे आप आर लगाएंगे। वो आर किस पे डिपेंड कर रहा है? बिगिनिंग में आने वाले यू पर। ऑल एक्सेप्ट असलम वर प्रेजेंट यस्टरडे। वाज प्रेजेंट, सॉरी जिन्होंने मिस्टेक है ना तो वहाँ हमने करेक्ट की। ऑल एक्सेप्ट असलम वर प्रेजेंट, यानी ऑल वर प्रेजेंट, ऑल वर प्रेजेंट यस्टरडे। आगे है जी आइदर यू और योर फ्रेंड हैव फेल्ड। जैसे मैंने आपको पहले बताया ईच, एवरीबॉडी, समबॉडी, इनको सिंगुलर के तौर पे यूज़ करते हैं। तो आइदर और जो नाइदर है इसको आप आइदर भी ईदर भी बोल सकते हैं, नीदर भी बोल सकते हैं। ये ब्रिटिश और अमेरिकन का डिफरेंस है। बोथ आर करेक्ट। मैं जो है वो अब आप सुन ही रहे हैं क्या बोल रही हूँ। आइदर यू और योर फ्रेंड हैज़ फेल्ड, यानी आइदर के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे, हैव नहीं लगाएंगे। इसी तरह नाइदर के साथ भी हम जो है वो इसको एज अ सिंगुलर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे नाइदर ही नॉर हिज डॉटर आर अलाइव। तो यहाँ पे क्या आएगा? नाइदर ही नॉर हिज डॉटर इज अलाइव, यानी एज अ सिंगुलर हम इसको यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब देखें ज़रा नेक्स्ट है समथिंग इज़ रॉन्ग एट द बॉटम। तो आप इसको यानी ये एक जैसे इसमें इसको यूज़ कर रहे थे, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एट द बॉटम। तो देयर इज़ या समथिंग इज़, आर नहीं होगा। एवरीवन नो इट, डोंट से दिस, एवरीवन नोज इट, एवरीवन नोज इट। एवरीवन क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन, और इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो एज अ सिंगुलर बिहेव करते हैं। वट एवर आर सेड इज रॉन्ग। अब देखें वट एवर के साथ भी हम सिंगुलर लगाएंगे। वट एवर इज सेड इज रॉन्ग, वट एवर इज सेड इज रॉन्ग। इज देयर समवन इन रूम। जब आप क्वेश्चन पोज करते हैं तो फिर आप इस तरह नहीं कहेंगे इज देयर समवन इन द रूम, आप बोलेंगे इज देयर एनीवन इन द रूम, इज देयर एनीवन इन द रूम।
नजर आता है द पुअर, तो इसका मतलब है ये पूरी दुनिया के गरीब लोगों की बात हो रही है। इन दुनिया में जितने भी गरीब हैं, इसी तरह द पुअर द रिच, तो इसका मतलब है सारी दुनिया के गरीब या सारी दुनिया के अमीर। तो यहाँ पे आप इसके आगे क्या लगाएंगे, द पुअर के आगे आप प्लूरल लगाएंगे। द पुअर इज नहीं होगा, क्या होगा, करेक्ट फॉर्म क्या है, द पुअर आर नॉट गिवन देयर राइट्स। द पुअर आर नॉट गिवन देयर राइट्स, यहाँ पे हम सारी दुनिया में जितने भी गरीब लोग हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई हैव टू डू मैनी वर्क। इसी तरह जब हमने ये कहना हो द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया इज़ पुअर, ये मैं इन्हें गलत जानबूझ के बोल रही हूँ, तो ये सही नहीं है। क्या होता है, द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर, तो जब आपने इस तरह का सेंटेंस बनाना हो द मेजोरिटी ऑफ पीपल, तो आप आगे इसके साथ आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर पुअर। लेकिन अगर आप सिर्फ मेजोरिटी यूज़ करते हैं, आप ये कहते हैं द मेजोरिटी ऑफ इंडिया, तो फिर आप कहेंगे इज़, द मेजोरिटी ऑफ इंडिया इज़ पुअर, द मेजोरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया आर पुअर। समझ आ रही है, मेजोरिटी के साथ इज़ आएगा, मेजोरिटी ऑफ पीपल के साथ आर आएगा। इसी तरह अक्सर लोग जो है हम ड्रामा वगैरह में देखते रहते हैं, इट्स मी कहते हैं, इट्स मी, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग है। आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे इट्स आई, फिर आई के साथ आई एम होता है, तो आप कहेंगे इट्स आई हु एम टू ब्लेम, इट्स आई हु एम टू ब्लेम। अच्छा जी, वन शुड डू हिज ड्यूटी, नो, वन शुड डू वंस ड्यूटी, ही शुड डू हिज ड्यूटी, शी शुड डू हर ड्यूटी। तो आपको पता है कि जो है हमारा नाउन के हिसाब से ही हम जो है वो प्रोनाउन लगाते हैं। तो इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, वन शुड डू वंस ड्यूटी, आल्दो ही इज़ पुअर बट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट। जब आप आल्दो लगाते हैं तो फिर आपने बट की जगह पे येट लगाना होता है। आल्दो ही इज़ वेरी पुअर या आल्दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, तो मतलब इसका वही बनता है लेकिन, लेकिन आल्दो के साथ आप क्या लगाएंगे, येट, आल्दो के साथ क्या लगेगा, येट। इसी तरह नियरर द चर्च फार्दर द गॉड, फार्दर फ्रॉम गॉड। अक्सर हम उर्दू में जो है ना वो ये जुमला बोलते हैं, जितना ऊपर जाओगे उतना ही टेम्परेचर कम हो जाएगा, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल पाओगे। तो जो उर्दू में ये जितना और उतना है ना, इसके लिए हम इंग्लिश में एडजेक्टिव की जो सेकंड डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री को इस्तेमाल करते हैं। यानी नियर की जगह पे नियरर लगाएंगे और फार की जगह पे फार्दर लगाएंगे। सेकंड वाली डिग्री कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है। लेकिन जो हैरानी वाली बात है वो ये है कि इन दोनों के साथ हम जो है वो आर्टिकल लगाएंगे, द नियरर द चर्च द फार्दर फ्रॉम गॉड। समझ रहे हैं, यानी जब आपने कहना हो जितना और उतना, जितना जितनी मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट पाओगे, जितना तेज़ चलोगे उतनी जल्दी पहुंच जाओगे, ये जितना उतना वाले जुमलों में हम जो है वो कंपैरेटिव डिग्री जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो सेकंड वाली होती है, जैसे नियर, नियरर, नियरेस्ट। तो आप लगाएंगे द नियरर द चर्च द फार्दर फ्रॉम गॉड। अब देखें यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी हमें जो है वो ये आपने देख रहे हैं सेकंड है, और इधर भी जो है यानी कंपैरेटिव डिग्री जो है वो लगी हुई है। इसी तरह द मोर वी गेट, खाली मोर नहीं लिखना चाहिए, जैसे जहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये जो है ये रॉन्ग है, मोर वी गेट नहीं होगा, आप कहेंगे द मोर वी गेट द मोर वी वांट। यानी आपने यहाँ पे कंपैरेटिव जो लगानी है, डिग्री लगानी है। इसी तरह द हायर यू गो द कूलर इट इज़, भाई जितना ऊपर जाओगे उतना ही टेम्परेचर कम हो जाएगा या उतनी ठंडक बढ़ जाएगी। तो जितना उतना के लिए क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री, यानी दूसरे नंबर वाली जो डिग्री होती है ना, जैसे आप कहते हैं नियर, नियरर, द नियरेस्ट, तो जो सेकंड वाली है वो आपने लगानी है, लेकिन उसके साथ आपने ये दी का इस्तेमाल यानी ये आपने लाजमी लगाना है। अच्छा जी, माई शर्ट इज़ लाइक खालिद, मेरी शर्ट खालिद की तरह है। आपकी शर्ट खालिद की तरह कैसे हो सकती है, खालिद की तो आंखें भी हैं, कान भी हैं। तो आप हाँ ये ज़रूर कह सकते हैं कि मेरी शर्ट खालिद की शर्ट की तरह है। तो बजाय ये आप पूरी लाइन लिखें कि माई शर्ट इज़ लाइक खालिद शर्ट, तो आप सिंपली ये कह देते हैं माई शर्ट इज़ लाइक खालिद्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। और जब ये जो वर्ड है ना वर्थ सीइंग, जब भी हमें लगाते हैं तो इससे पहले नाउन को आना चाहिए, यानी बिल्डिंग को उठाकर पहले ले आए बाद में वर्थ सीइंग लगा दें।
पहले आप किसी भी चीज़ का यानी पहले आप ये लिखेंगे बाद में लगाएंगे। दिस इज़ अ बिल्डिंग वर्थ सीइंग। अगर कोई प्लेस है तो आप कहेंगे दिस इज़ अ प्लेस वर्थ सीइंग। इसी तरह व्हाट इज़ द लास्ट न्यूज़ नहीं होता, आप क्या बोलेंगे व्हाट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़। इसी तरह एम ए जो है ये एक वाउल साउंड दे रहा है, एम ए, ही इज़ एन एम ए। इसी तरह एक और चीज़ आपने ये देखना, जब आप किसी 3 लोगों का जिक्र कर रहे हो तो 2 तरह की सिचुएशन होती है, कभी आप अच्छा काम कर रहे होते हैं, कभी आप बुरा काम कर रहे होते हैं। अंग्रेज़ ये समझते हैं, गोरे वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो चूँकि अंग्रेज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड हैं, तो जब वो कोई गलती करते हैं, कोई उनसे बुरा काम हो जाता है तो वो सबसे पहले अपना नाम लेते हैं। ये नहीं कहते कि इसने किया था उसने किया था, वो पहले अपना नाम लेते हैं। तो ये तरतीब आपने याद रखनी है। जब भी कोई यानी गलत काम या कोई बुरा काम नज़र आता है तो फिर आपने सबसे पहले जो अंग्रेज़ बन के अपना नाम सबसे पहले ले देना। यानी आप यहाँ पे ये नहीं कहेंगे यू आई एंड ही आर थीव्स, सबसे पहले आप अपना नाम रखेंगे, आई यू एंड ही आर थीव्स, क्योंकि ये 3 लोग हैं तो आप आर लगाएंगे। लेकिन अगर कोई आपने अच्छा काम किया हो तो अच्छे काम में तो हमारी कोशिश तो ये थी सबसे पहले अपना नाम लेना, नहीं जी मैंने ये किया सारा काम, ये तो मेरी मेहरबानी है, मैंने सब कुछ किया। लेकिन अंग्रेज़ जो हैं या जो नेटिव्स हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले वो आपको, आप ये इस तरह लिखेंगे इस तरतीब को, यू ही एंड आई सेव्ड हिज लाइफ। सबसे एंड पे आप अपना जिक्र करेंगे। जब आपसे कोई गलती हो जाए तो सबसे पहले आप अपना नाम लेंगे। जब कोई आप अच्छा काम करेंगे तो आप पहले दूसरों को अप्रिशिएट करेंगे और आखिर में आकर अपना नाम शामिल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जितने भी मैंने यूज़ समझाए हैं ये आपको समझ आए होंगे और आप जो है वो कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। वो चिमटा जिससे होता है उसकी भी 2 टांगें होती हैं, ट्राउज़र्स की भी 2 टांगें होती हैं, ऐनक के भी 2 शीशे होते हैं, कैंची के भी 2 आप कह लें, लेग्स कह लें या जो भी कह लें। तो इसीलिए हम इनको प्लूरल की, मतलब ये मैं अपनी आसानी के लिए, ये कोई एक लॉजिकल रीज़न नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि इस तरह आप चीज़ों को आसानी से जो है वो मेमोराइज़ कर लेते हैं, आपको याद रहता है, मिस्टेक नहीं होती। चूँकि जी ट्राउज़र के 2 पंचे होते हैं तो हम कहेंगे योर ट्राउज़र्स आर शॉर्ट। अब ट्राउज़र्स भी लगेगा और इज़ नहीं होगा, योर ट्राउज़र्स इज़ शॉर्ट, योर ट्राउज़र्स आर शॉर्ट। इसी तरह माई स्पेक्टेकल्स आर वेरी कॉस्टली, तो जो उसके भी 2 शीशे होते हैं ऐनक के। इसी तरह जी आई बॉट अ पेयर ऑफ सिज़र्स, मैंने कैंची खरीदी, ठीक है जी। कैंची को क्या बोलेंगे, अ पेयर ऑफ सिज़र्स। इसी तरह कैटल देखने में तो सिंगुलर लगता है, ऐसे ही है ना, आप भी सोच। हाँ जी, आई बॉट अ पेयर ऑफ सीजर्स। इसी तरह ये जो वर्ड आपको कैटल नज़र आ रहा है, ये वर्ड कैटल भी प्लूरल है, देखने में सिंगुलर लगता है, कैटल वाज नहीं होगा, बोलेंगे कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल्स भी नहीं कहना, कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसी तरह पीपल, ये तो आपको मालूम ही है, पीपल जो है वो प्लूरल है, पीपल हैव गैदर्ड देयर, सॉरी यहाँ पर इन नहीं आएगा तो आप यहाँ पे लगाएंगे पीपल हैव गैदर्ड देयर। तो द जेंट्री ऑफ द सिटी, जेंट्री ऑफ द सिटी और पीपल दोनों जो हैं ये प्लूरल होते हैं। जेंट्री क्या होते हैं, पीपल ऑफ हाई स्टेटस, जो अशराफिया होते हैं या अमीर लोग समझ लें। तो किसी भी शहर की जेंट्री को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो आप उसको भी प्लूरल के तौर पे लेंगे, तो आप क्या कहेंगे, द जेंट्री ऑफ द सिटी वर प्रेजेंट देयर, पीपल वर प्रेजेंट देयर, जेंट्री वर प्रेजेंट देयर। अच्छा जी, आई हैव 5000 रुपीज़, यही करेक्ट है, आई हैव 5000 रुपीज़ नहीं होता, क्यों नहीं होता। देखिए जब हम हिंदी में बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं तो हम ये कहते हैं मेरे पास 5000 रुपये हैं। कभी आपने ये नहीं कहा मेरे पास 5000 रुपये हैं, मेरे पास 5000 रुपये नहीं होता, आप कहते हैं मेरे पास 5000 हैं। इंग्लिश में भी हम 5000 को कहेंगे 5000, आई हैव 5000 रुपीज़। तो ये थोड़ी सी सिंपल सी जो है ना वो, इनके साथ हमने कोई कहानियाँ जोड़ी हुई हैं ताकि आपको समझ आ जाए। हेयर आर लॉन्ग नहीं होगा, माई हेयर इज़ लॉन्ग, सर के बालों को हम हेयर कहते हैं, माई हेयर इज़ लॉन्ग यानी मेरे सर के बाल लंबे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे सर का एक बाल लंबा है, यानी सारे सर के बालों को माई हेयर कहते हैं। इसी तरह अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल वर, जब आप कहते हैं ना अ लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल, तो
फिर आप आगे इसके वाज नहीं लगाएंगे, वर लगाएंगे। A large number of people were there in the same way the number of people was very low। जो was लगा है ये द नंबर के साथ लगा है, द नंबर यानी नंबर was low, द नंबर ऑफ पीपल was low। सो नंबर के साथ हम was लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। If you have any question, do write in the comment section below. I will be very delighted, very happy to answer each and every question. Thank you very much. Allah Hafiz.